वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो वैश्विक क्षेत्रों की श्रृंखला चालू की है, इसको आज हम पूर्ण करेंगे और आप पिछले लेक्चरों को भी देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरोपीय यूनियन से। तो यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ मुख्यतः क्या है कि यूरोप के 27 देशों का एक क्या है, राजनीतिक और आर्थिक मंच है। राजनीतिक और आर्थिक मंच, कैसा मंच है ये? राजनीतिक और आर्थिक मंच है, जिसमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है और कई या सभी राष्ट्रों पर जो लागू होती है। इसका अभ्युदय या गठन हम कहें तो कब हुआ था? 1 जनवरी 1957 को ये रोम की संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। इसका मतलब क्या है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद यूरोपीय यूनियन ने सोचा कि हमारी इकोनॉमी एक पीछे जा रही है, तो उन्होंने एक संघ बनाया, यूरोपीय संघ। तो उसमें कितने स्टेट थे? प्रारंभ में मतलब ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया था, लेकिन अभी पिछले साल क्या हुआ, ब्रेग्जिट हुआ है। उस ब्रेग्जिट के माध्यम से यहाँ पर आपको यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है। इस यूनाइटेड किंगडम का एक ब्रेग्जिट हो गया है यूरोपीय यूनियन से। तो अब इसमें कितने स्टेट बचे हुए हैं? 27 स्टेट। लेकिन कितने थे? 28 स्टेट टोटल थे। अब कितने बचे हैं? 27। यह क्या है? एक राजनीतिक आर्थिक मंच है। कब बना था? 1957 में रोम की संधि के द्वारा। ठीक है। इसमें से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था और बाद में इसमें जुड़ते गए सारे कंट्री। ठीक है। फिर इसका फिर डेवलपमेंट हुआ कि 1 नवंबर 1993 को मैस्ट्रिक्ट नीदरलैंड, इसके संस्थापक जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह जो कंट्री हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, राइट। जो 6 स्टेट्स थे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कंट्री से ये क्या बना था? आर्थिक परिषद बना था। ठीक है। यहाँ पर डेट प्रॉब्लम कर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बना और आगे बढ़ते हुए कितने स्टेट हो गए? 27 है। 28 थे, लेकिन ब्रिटेन का ब्रेग्जिट होने के बाद अब कितने बचे हुए हैं? 27 ही स्टेट रह गए हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होगी ये जो एरिया है, जो यूरोपीय यूनियन एस, ये पूरा क्या है? यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, जिसमें से 27 देश शामिल हैं। और सेंजेन क्या है? ये सेंजन दोस्तों क्या है? ये एक वीज़ा है। अगर आप सेंजन का वीज़ा ले लेते हो अगर, तो वहाँ जाओगे तो कहीं पर भी जा सकते हो। जो आइलैंड है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। अच्छा, ये स्विट्जरलैंड जो है द्वितीय विश्व युद्ध में क्या रहा था? न्यूट्रल कंट्री रहे थे। तो इस आधार पर कुछ इनकी विशेषताएं हैं। खैर, यूरोपियन यूनियन का और आप क्लियर मैप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये यूरोपियन यूनियन है। तो इस तरीके ये पूरा ही हमारा यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आता है। और सेंजन में क्या होता है? ये कंट्री भी जुड़ जाते हैं, जिसमें क्या आ सकते हो आप एक ही वीज़ा से यहाँ पर जा सकते हो। सेंजन कुछ नहीं है, ये एक वीज़ा है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। आप इसको हम देख सकते हैं कि कितने सारे कंट्री हुई हैं। 27 कंट्री अभी वर्तमान में हैं। ठीक है। तो क्या याद रखना है? यूरोपीय संघ, जब भी यूरोपीय यूनियन बात हो, जब भी बात, जैसे हमने G20 पढ़ा था, तो G20 में एक यूरोपियन कंट्री आया था। तो यूरोपियन कंट्री कोई एक कंट्री ना हो के 27 स्टेटों का एक ग्रुप है, जो G20 का एक सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। एक क्या है? राजनीतिक और आर्थिक मंच है, जो वैश्विक रूप में भी अपनी हम कहें एक आवाज बनकर उभरते हैं। जैसे मीना कंट्री पढ़े थे हमने। ठीक है। इसी प्रकार से मुस्लिम का ग्रुप पढ़ा था, वो इसी प्रकार से है ये। ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं हम यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन। तो यूरोपीय मुक्त मतलब इसमें क्या हुआ था? फ्री ट्रेड एसोसिएशन, FEFTA। ठीक है। FTA,
इसको हम पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे कि आपको मैं अच्छे से कर समझा सकूं। देखिए, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यूरोप का जो मैप दिख रहा है आपको, इनमें कुछ देशों में क्या है कि फ्री ट्रेड है। किन किन देशों के पास है? अच्छा, ये कब बना? तो 29 फरवरी 1960 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के विकल्प में यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन यानी वजूद में आया। ये जो FTA वजूद में आया, इसमें क्या है जैसे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन ने बनाया। ठीक है, देखो नॉर्वे है, आइसलैंड है, लिechtenstein है, स्विट्जरलैंड है। इन लोगों ने क्या बनाया था? FTA किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या होता है मैं कभी इकोनॉमी वाले लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा। इसमें क्या होता है? फ्री ट्रेड होता है, सीमा शुल्क पर रियायत देते हैं ये लोग। ठीक है, तो इस तरीके से फ्री ट्रेड होता है इनका। तो ये कब आया था? 1960 में। ठीक है, तो आप इसके सदस्य देश भी देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया ये दिख रहा होगा आपको, है ना? सॉरी, यहाँ एक ऑस्ट्रिया कंट्री है, ये स्विट्जरलैंड है ना? और स्विट्जरलैंड के बगल में ही लिechtenstein है, बहुत छोटा सा कंट्री है। आइसलैंड, नॉर्वे, राइट? नॉर्वे वाला, ये वाला कंट्री नॉर्वे कहलाता है। तो खैर हमें समझना था कि FTA किया हुआ है इन लोगों ने, राइट? अब देखते हैं ये, हाँ, ये हमेशा ही चर्चा में रहता है, ये क्षेत्र हमेशा ही आपको चर्चा में दिखेगा। कंट्रीज विथ क्लेमिंग इन साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में जो कंट्रीज हैं वो अलग अलग कंट्री अलग अलग क्लेम्स करते हैं। जैसे चाइना क्या करता है? चाइना का एक चाइना 9 डैश लाइन है। कितनी डैश लाइन है ये? 9 डैश लाइन आपको दिख रहे होंगे, कितनी? 9 डैश। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 डैश लाइन चाइना ने एक हम कहें फिलोसफिकल तरीके से एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ की है साउथ चाइना सी में, 9 डैश लाइन। तो इसमें क्या है कि कुछ स्टेट्स हैं, मतलब द्वीप हैं, जैसे पैरासील्स आइलैंड्स। ठीक है, पैरासेल आइलैंड्स। ठीक है, कार्बोंग शोल, और एस स्पाइटले आइलैंड। तो स्पाइटले हो या कार्बोर हो या पैरालसिल्स आइलैंड्स हो, तो इनमें क्या है, हमेशा ही बात बना रहता है। फिलीपींस कहता है ये मेरा है, यहाँ पर चाइना कहता है नहीं ये मेरा है। तो आखिर किसका है, ये अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। UNO में ये मुद्दा हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है कि जो पैराइट स्पाइटले आइलैंड्स है, ये कभी कभी यहाँ पर आपको देखा होगा मलेशिया, तो मलेशिया भी दावा करता है। देखो यहाँ वियतनाम है, तो वियतनाम का कलर दिख रहा होगा आपको, वियतनाम भी क्लेम करता है। चाइना का कलर दिख रहा है रेड कलर, चाइना भी क्लेम करता है। ताइवान भी कहता है नहीं नहीं ये क्षेत्र तो मेरे अंदर था। यहाँ फिलीपींस का कलर दिख रहा है, ये फिलीपींस भी कहता है। तो इस प्रकार से ये जो कलर बने हुए हैं, तो ये कलर के दावे मतलब अलग अलग देशों के, इनमें स्पार्सेल्स आइलैंड्स पे आपको चाइना, वियतनाम, ताइवान क्लेम करता है। यहाँ फिलीपींस, वियतनाम, चाइना और ताइवान शोल आइलैंड्स है, उस पर हम कहें कि दावा करता है। तो आखिर किसके हों? तो ये मुद्दा हमेशा ही चर्चा में बना रहता है, क्योंकि चाइना क्या है, बहुत ही एग्रेसिव कंट्री है, और तो इसको वो दबाने की कोशिश करता है। अच्छा, यहाँ एक ब्रुनेई, बहुत छोटा सा कंट्री है ब्रुनेई, की कैपिटल बताना आप कमेंट सेक्शन में क्या है ब्रुनेई की, राइट? तो ये साउथ ईस्ट एशिया वाला मैप आप देखोगे एटलस में तो वहाँ दिख जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा कंट्रीज विथ क्लेम्स इन साउथ चाइना सी। तो इसमें मैंने बताया कि कौन सा कंट्री कहाँ कहाँ पर किस किस द्वीपों पर क्लेम करते रहते हैं। आपको हमेशा ही न्यूज़ में बना रहता है ये, हर महीने में आपको कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर ही दिख जाएगा। अब बात करते हैं
एक है शिनाकू आइलैंड्स। शिनाकू आइलैंड्स ये क्यों चर्चा का विषय बना रहता है? देखो, शिनाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में निर्जन द्वीपों का एक समूह है। यहाँ पर कुछ है नहीं, निर्जन है ये द्वीप। ठीक है, निर्जन द्वीपों का एक क्या है, समूह है। वे ताइवान के उत्तर पूर्व में, चीन के पूर्व में, ओकिनावा द्वीप के पश्चिम में और राइक द्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर के उत्तर में है। तो ये ताइवान दिख रहा होगा, इसके नॉर्थ ईस्ट में शिनाकू आइलैंड्स जो है वो एक द्वीप समूह का एक क्या है, समूह है। ठीक है, तो इस पर चाइना भी क्लेम करता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये अपना कौन सा है, जापान है। तो जापान, और इसमें क्या होता है कि ये जापान दिख रहा होगा आपको, इतना सा लंबा लंबा फैला हुआ है। तो इसका इसका और ताइवान का, तीनों का इनका क्या रहता है, शिनाकू आइलैंड पर दावा रहता है। और ये शिनाकू आइलैंड इसीलिए चर्चा में बने रहते हैं। राइट। तो ये पैसिफिक ओशियन है, ईस्ट पैसिफिक ओशियन और वेस्ट पैसिफिक ओशियन। तो ईस्ट पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक ओशियन वाले पार्ट में आप देख सकते हैं। राइट। तो इस प्रकार से ये चर्चा में बने रहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्यूराइल आइलैंड्स। ये क्यूरल क्या है, क्यूरल द्वीप समूह का क्या है कि रूस का क्यूराइल द्वीप समूह रूस के खालिस्तान और ओबलिस्तान में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। ये जो है क्या है, ये ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप समूह, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ रिंग ऑफ फायर है ज्वालामुखियों की, क्या है, और भूकंप ज्वालामुखी आते ही रहते हैं यहाँ पर। तो रिंग ऑफ फायर, तो रिंग ऑफ फायर में क्या होते हैं, ज्वालामुखी द्वीप बनते रहते हैं। तो वहीं पर ये है, तो क्यूराइल द्वीप, तो ये पूरा क्या कहलाता है, क्यूराइल द्वीप। यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, क्यूराइल आइलैंड्स बोलते हैं। यह जापान के होकाइडो द्वीप के रूस के कमचटका प्रायद्वीप से दक्षिणी छोर तक ये कमचटका है। ये क्या है, कमचटका है। और जापान का होकाइडो ये वाला पार्ट है, होकाइडो और कमचटका, होकाइडो और कमचटका। ठीक है, प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर लगभग 1300 किलोमीटर तक फैला है। क्यूरल द्वीपों को पूर्वी तरफ उत्तरी प्रशांत महासागर और पश्चिमी तरफ ओखोत्स्क सागर है। ठीक है, इसके क्या है कि उत्तरी साइड तो प्रशांत महासागर और पश्चिमी तरफ ओखोत्स्क सागर है। ठीक है, तो यहाँ पर ओखोत्स्क सागर आपको दिख जाएगा, और ये क्या है, हमारा प्रशांत महासागर है। तो क्यूराइल द्वीप आपको दिख गया होगा, ये वाला एरिया जो होता है वो क्यूराइल द्वीप का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रशियन ईस्ट फार ईस्ट फेडरल डिस्ट्रिक्ट। तो ये रसिया का फार ईस्ट फेडरल डिस्ट्रिक्ट है, बहुत दूरस्थ या पूर्वी पार्ट है जो रसिया का। यहाँ पर अपने इंडिया का कई कंपनी है, ऑयल माइन कंपनी है, वो यहाँ पर कार्य कर रही है, इसीलिए ये चर्चा में बना रहता है फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर इंडिया के ONGC है और भी कई कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर माइनिंग में लगी हुई हैं, ऑयल माइनिंग रिसर्च वगैरह करने में। ठीक है, अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है ये, इससे पहले ये हो गया हमारा, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, हमेशा ही आपको पढ़ने में आता रहता होगा। एक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो आपको दिख रहा होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। ठीक है, तो कितने कंट्री हैं, जिबूती 1, इरिट्रिया 2, सोमालिया 3 और इथियोपिया 4। तो ये 4 कंट्रियों को मिला के क्या बनता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है, कंट्री मेकिंग ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। वहीं ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये कलर जो सूडान है, अब साउथ सूडान भी बन गया है, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी और मेडागास्कर। तो इनको सबको ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। राइट, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, सहारा डेजर्ट और साहेल, ये साहेल वाला प्रदेश है, ये सहारा वाला प्रदेश है।
तो साहिल स्टेट हैं ये सहारा डेजर्ट स्टेट हैं, ये साहिल स्टेट हैं। ठीक है, तो ये है, ये भी, ये क्यों चर्चा में बना रहता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर निर्जन हो रहे हैं, वन सूख रहे हैं, यहाँ चार झील है, चार, तो वो सूख रही है, इसीलिए चर्चा का विषय बना रहता है। अब देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, वनीला आइलैंड्स। ठीक है, ये क्या है, ये एक एफिलेशन है किसका, द्वीप समूह का, सेशेल्स, मेडागास्कर, रियूनियन, मॉरिशस, कैमरोस, मायोते, इंडियन ओशियन, न्यू ट्रेवल डेस्टिनेशन ब्रांड। अच्छा, तो देखो ये क्या है कि आपको हिंद महासागर दिख रहा होगा, ये पूरा क्या है, हिंद महासागर दिख रहा है। तो यहाँ पर छोटे छोटे स्टेट क्या बने हैं, हम कहें कि छोटे छोटे क्या हैं, द्वीप हैं, क्या हैं, द्वीप हैं। तो इनको जोड़ने का एक प्लान किया गया है कि इनको जोड़ा जाए, तो उन्हें क्या बोला, वनीला आइलैंड्स समूह बन दिया गया नाम। तो इसमें मालदीव है, सीशेल्स है, मॉरिशस है, कैमरोस है, मायोते है। तो ये जो द्वीप हैं, यहाँ पर अपना अंडमान निकोबार है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या किया, प्रपोज किया है टू इंट्रोड्यूस अंडमान निकोबार आइलैंड द वनीला आइलैंड्स इन ऑर्डर टू जॉइनली प्रमोट टूरिज्म इंडियन ओशियन डेस्टिनेशन। अगर इंडियन ओशियन में पर्यटन को बढ़ाना है तो हमें क्या है कि जो वनीला आइलैंड से इनको हमें जोड़ना चाहिए। तो इसीलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ये प्रपोज्ड किया है इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया है। हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडियन ओशियन कमीशन, COI क्या है, COI है हिंद महासागर आयोग का एक अंतर सरकारी संगठन है जो अफ्रीका हिंद महासागर देशों को जोड़ता है। अफ्रीका और हिंद महासागर के जो देश हैं उनको जोड़ता है, अफ्रीकन कंट्री और हिंद महासागर के देशों। ठीक है, हिंद महासागर आयोग, हिंद महासागर कमीशन एक क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन, सेशेल्स 7 पर्यवेक्षक भी हैं। चीन, यूरोपीय संघ, देखो यूरोपीय संघ आ गया, इसका मतलब क्या है, 27 जो कंट्री हैं उनका समूह यूरोपीय यूनियन ही यहाँ पर देख सकते हैं आप। संगठन इंटरनेशनल डे ला फैकोनी, माल्टा दा प्रभा आदि, भारत, जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। मतलब इस प्रकार से ये क्या है, पर्यवेक्षक हैं, भारत भी है, जापान भी है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ऑब्जर्वर भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सेशेल्स द्वीप हैं, ये यहाँ पर सेशेल्स द्वीपों का समूह है। कोमोरोस है, ये आपको मेडागास्कर के नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो कैमरोस आइलैंड है। और यहाँ पर छोटा सा एक मैरोतीस है, मेडागास्कर है। अच्छा, ये यहाँ पर एक रियूनियन है। ठीक है, रियूनियन, तो इनका क्या महत्व है, इनमें क्या है कि यहाँ पर समुद्र में अगर हमें कोई बहुमूल्य खनिजों का उत्खनन करना है तो यहाँ पर हम रुक सकते हैं, जहाज रोक सकते हैं, वहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं इन द्वीपों पर। यहाँ से अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या है कि सैन्य संगठन बनाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो अमेरिका का एक सैन्य बेस है। ठीक है, नाटो के तहत क्या है, सैन्य बेस है, तो सैन्य बेस है इन द्वीपों में। तो यहाँ से वो क्या करता है, अमेरिका यहाँ के सारे देशों पर वो नज़र रखता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये देश। ठीक है, तो इसीलिए इनके आपस में डेवलपमेंट के लिए क्या बनाया गया था, इंडियन ओशियन कमीशन। भारत भी इसका पर्यवेक्षक देश है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो ये है यूएस मिलिट्री बेस, क्या है, डियागो गार्सिया।
तो डियागो गार्सिया एक ऐसा मतलब आइलैंड्स है जहाँ पर यूएस मिलिट्री बेस बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ये आपको दिख रहा होगा मैप, ये है डियागो गार्सिया। तो यहाँ पर क्या है, नाटो का सेंस बेस है। तो इस पर क्या होता है कि यहाँ से ताइवान भी, देखो यहाँ से ताइवान पे भी नज़र रखता है, इंडिया पर भी नज़र रख सकता है, काबुल, यहाँ पर आपको बहरीन एंड कतर, यमन, यमेन है, आर्डेन और यमेन है, सोमालिया है, ठीक है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ईस्ट तिमोर फिलीपींस है, राइट, और डार्बन ऑस्ट्रेलिया है, तो डार्बन यहाँ ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। तो इस प्रकार से ये यहाँ बेस से इन दूरियों पर यहाँ से नज़र रखता है, पूरे हिंद महासागर वाले जो क्षेत्र है इस पर नज़र रखता है। कौन सा? नाटो का ये बेस। तो इसीलिए ये द्वीपों का कितना महत्व है ना। डियागो गार्सिया में क्या है, एक यूएस मिलिट्री बेस बनाया गया है, पूरे दुनिया में उनकी यूएस मिलिट्री बेस बने हुए हैं, राइट। तो ये बहुत ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लोकेशन होती हैं। अच्छा, अब ये तो आपने सुना ही होगा, है ना। देखो, चाइना का क्या है, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी, चाइना का नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। तो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी क्या है? चाइना इज द इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस इन द इंडियन ओशियन ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो इट्स डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी एंड स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स स्ट्रेटेजी टू कंटिन्यू इंडियन होल्ड इन द इंडियन ओशन। कि इंडिया का घेराव, मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, चाइना की टेंशन इंडिया, तो इंडिया को ध्यान में रख के वो क्या बनाया है, पल्स ऑफ स्ट्रिंग बनाया है, हीरों की माला बनाई है उसने, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो वो क्या करता है, ये छोटे छोटे कंट्रियों को उधार देता है, उन्हें ऋण जाल में डेप ट्रैप, यहाँ पर आया है ना डेप ट्रैप, तो डेप ट्रैप डिप्लोमेसी की तहत उसे ऋण दे देते हैं, और ऋण ने जब वो चुका नहीं पाते हैं तो उनसे लीज पर ये क्या ले लेते हैं, कुछ पार्ट ले लेते हैं, स्ट्रेटेजिकल सामरिक लोकेशन ले लेते हैं, और वहाँ पर अपने पोर्ट सैन्य बेस बनाते रहते हैं। इस प्रकार से भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स या डायमंड स्ट्रेटजी, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी अपनाई हुई है चाइना ने, जिसमें आप देख सकते हैं कि मंगोलिया में वहाँ पर है उनका चाबहार, ईरान, जो भारत भी डेवलप कर रहा था चाबहार में, तो वहाँ पर भी उनका एक पार्ट है ईरान में, तो वहाँ पर, ठीक है। दमन और अमन जो है, दमन और दीव, सॉरी दमन नहीं, ओमान, तो ओमान का यहाँ पार्ट है, वहाँ पर भी उन्होंने सैन्य बेस बना रखा है। सीशेल्स आइलैंड्स, ये है देखो आप, सीशेल्स आइलैंड्स, तो यहाँ पर भी उन्होंने बना के रखा है। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा पार्ट है, यहाँ पर भी उन्होंने एक बनाया हुआ है अपना सैन्य अड्डा। यहाँ सिंगापुर में भी वो बनाए हुए हैं। वियतनाम के ये जो है, यहाँ पर वियतनाम है एक कंट्री, जो हिंद चीन वाले पार्ट में यहाँ पर, और ये जापान की इधर। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे हिंद महासागर को कवर करते हुए एक क्या बनाया है, पर्ल डिप्लोमेसी बना, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं मध्य एशियाई महाद्वीप का मध्य या केंद्रीय भाग है। यह पूर्व में चीन से पश्चिम में कैस्पियन सागर तक और उत्तर में रूस से दक्षिण में अफगानिस्तान तक विस्तृत है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि मध्य एशिया जो होता है, मध्य एशिया किस क्षेत्र को बोला जाता है, तो ये जो क्षेत्र है ये मध्य एशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य एशिया कहलाता है, जिसमें कजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, ये जो कंट्री हैं इनको मिला के क्या बनाया गया है, मध्य एशिया। तो इन कंट्रियों को क्या बोलते हैं, मध्य एशिया। ये क्या है, महाद्वीप का मध्य भाग है। पूर्व में क्या है, ये चाइना है यहाँ, ठीक है। पश्चिम में कैस्पियन सागर दिख रहा होगा आपको, दक्षिण में अफगानिस्तान दिख रहा है,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैस्पियन सागर से कौन कौन सी कंट्री की सीमाएं साझा करती हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैस्पियन सागर से किन देशों की सीमाएं मिलती हैं, जुड़ती हैं। राइट, ये 5 देशों का समूह है मध्य एशिया में। राइट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, गोल्डन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट के रूप में देखा जाता है और चर्चा बना रहता है। गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, है ना। तो ये क्या है? तो गोल्डन क्रिसेंट 3 देश हैं इसमें, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो ये गोल्डन क्रिसेंट है, अर्धचंद्र रूप में है। और ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल क्या है? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस और वियतनाम, इनको मिला के क्या बनाया है? गोल्डन ट्रायंगल बनाया गया है। तो देखो ये क्या है, गोल्डन क्रिसेंट क्या है? ये एशिया के ऐसे 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में से हैं जहाँ क्या है, अवैध रूप से क्या होता है दोस्तों कि अफीम, अफीम जो होती है ना, अफीम, तो उनका उत्पादन होता है यहाँ पर। तो अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? गोल्डन क्रिसेंट में। तो यहाँ क्या पाई जाती है? अफीम। क्या पाई जाती है? अफीम पाई जाती है। राइट, तो यहाँ पर अफीम का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के चौराहे पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर जाओगे तो ईस्ट एशिया, नॉर्थ, मध्य एशिया इधर है, वेस्ट एशिया इधर है। तो ये क्या है? एक चौराहा है, ऐसा चौराहा है कि यहाँ से यहाँ सप्लाई होगा, यहाँ से यहाँ सप्लाई होगा। तो यहाँ से चारों ओर ही ड्रग का सप्लाई होता रहता है। ठीक है, और इसी ये क्या है? अवैध है, क्योंकि ये नशीले पदार्थ हैं, ड्रग्स हैं। तो यहाँ पर लेकिन उत्पादन होता है। तो ये पश्चिमी एशिया सब जगह यहाँ से क्या होता है? जाता है, इसलिए चौराहे के रूप में काम करता है। यह अफगानिस्तान की पहाड़ी की पर्दी को कवर करता है, जो पूर्वी ईरान तक फैला हुआ है। तो अफगानिस्तान की पहाड़ियों से लेके ये भारत है, यहाँ ऊपर अफगानिस्तान, पाकिस्तान है इधर, अफगानिस्तान के क्षेत्र से लेके ईरान के पहाड़ जो है वहाँ तक फैला हुआ है गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें अफीम होता है। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल क्या है? ये स्वर्ण त्रिभुज वह क्षेत्र है जहाँ थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं क्या करती हैं? मिलती हैं। ये क्या? रुक और मेकांग नदियों के संगम पर मिलती हैं। रुक और मेकोंग, मेकोंग नदी को आप मैप में देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेकोंग नदी के किनारे किस किस देशों की राजधानियां स्थित हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेकोंग रिवर। तो वहाँ पर आपको कौन कौन से देश की राजधानी स्थित हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। CIA द्वारा गढ़ा गया है। ये क्या है? CIA के द्वारा क्या बनाया गया है? ये नाम दिया गया था गोल्डन ट्रायंगल। आमतौर पर ये क्या है? 950,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को संदर्भित करता है। यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर क्या होता है कि जो हम कहें कि जैसे कि यहाँ पर उत्पादन होता है और यहाँ पर भी अफीम का उत्पादन होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ और यहाँ को जोड़ने वाला कौन है? भारत वाला क्षेत्र। तो अब भारत अगर यहाँ से यहाँ जाना है ड्रग का, तो यहाँ से ड्रग तस्करी यहीं से हो गई या फिर यहाँ से हो गई, क्योंकि इधर तो एक बृहद हिमालय का पार्ट है यहाँ। राइट, तो हिमालय का जो पार्ट है, इस वजह से या तो भारत से होके जाएगा या फिर यहाँ से होके जाएगा। तो ये हमेशा भारत के लिए समस्या का विषय बना होता है ड्रग तस्करी, कि इन दोनों को जोड़ता है और व्यापार होता है अवैध रूप से। तो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट होता है। तो गोल्डन क्रिसेंट, ये क्वेश्चन सीधा आता है कि गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन से देश शामिल हैं? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और गोल्डन ट्रायंगल में कौन से देश स्थित हैं? थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये कवर किए हुए हैं। अच्छा, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक भी देख लेते हैं। इंडो पैसिफिक क्या है कि ये क्या है? इंडो पैसिफिक जो एरिया है, इंडो पैसिफिक या इंडो पैसिफिक एशिया के रूप में जाना जाता है। इंडो पैसिफिक या इंडो पैसिफिक एशिया। पहले देखो,
इसे ये पैसिफिक वाला एरिया दिख रहा होगा ये, और इधर से दिख रहा होगा इंडो या हिंद महासागर वाला पोर्शन। तो ये भारत से ही जुड़ा हुआ, भारत के नाम पर इंडिया से इंडो बना है। तो इंडो और ये पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक को मिला के क्या बनाया गया है, इंडो पैसिफिक रीजन बनाया गया है। अभी क्वाड है, तो क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन में क्या है, सक्रिय है, तो ये इसलिए चर्चा में बना रहता है। ये क्या है, ये बायोग्राफिकल क्षेत्र है, बायो जियोग्राफिकल क्षेत्र है। ठीक है, हिंद महासागर, ये हिंद महासागर और पश्चिमी और मध्य प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय जल को जोड़ने वाले समुद्र हैं। इसे इंडोनेशियाई का सामान्य क्षेत्र है। इसे आर्क ऑफ पीस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ पीस, राइट। अच्छा, ये एक चीज़ और, लीवेंट, ठीक है, लीवेंट मैं कभी और समझाऊंगा, ये थोड़ा वैसा टॉपिक है। लीवेंट आप देख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र होता है लीवेंट में, राइट। तो इतना डिटेल से नहीं जाना है हमें। अच्छा, ये FTA इकॉनमी का पोर्शन है। आपको पता होगा CFE क्या होता है, FTA क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आए हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि हमने इतनी मेहनत की है तो इसका क्या रिजल्ट होगा। इससे क्या है, क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे कि 2018 में क्या है, UPSC में पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से देश आसियान के मुक्त व्यापार समझौते में हैं। तो पहले तो यही बात होनी चाहिए कि हमें आसियान पता हो, आसियान क्या है, ठीक है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो मैंने बताया था आसियान। तो आसियान देश के बीच क्या है, मुक्त व्यापार समझौते। कौन कौन से देश, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, अमेरिका। तो देखो साउथ ईस्ट एशियन है, आसियान में अमेरिका तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये तो हट जाएगा 6 वाला, तो ये हट गया, ये हट गया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया तो हो भी सकता है क्योंकि साउथ ईस्ट में है, लेकिन ठीक है। कनाडा, कनाडा भी नहीं होगा क्योंकि कनाडा तो कहाँ है, अमेरिकन कंट्री है, तो 2 भी हट जाएगा और 2 हट जाएगा, ये हो गया। तो इस तरीके से करना चाहिए ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो देखो C ऑप्शन। तो इस प्रकार से अगर आपको ये क्षेत्र मालूम है तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो कि तो इसमें क्या हो गया हमारा, 1 3 4 5, 1 3 4 5, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, ये जो कुछ आसियान के देश हैं और आसियान से जुड़े हुए कुछ और कंट्री हैं जो मुक्त व्यापार समझौते के भागीदार हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको ये मालूम होता आसियान, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, ठीक है। एक और पूछा गया है, क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक साझेदारी, क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक साझेदारी शब्द अक्सर समाचारों में देखा जाता है। इन देशों के एक समूह के मामले के रूप में जाना जाता है। G20, आसियान, एससीओ, सार्क। अब बताओ, रीजनल क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी शब्द है, G20 के लिए है, आसियान के लिए, सार्क के लिए है। तो मैंने बताया कि आसियान साउथ ईस्ट एसोसिएशन जो नेशंस हैं उन्हीं से मिलकर बना हुआ है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये हमेशा चर्चा में बना रहता है। कुछ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई बैंक है, तो इस्लामिक संगठन मैंने करवाई दिया था। तो इस प्रकार से आप देख सकें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। न्यू डेवलपमेंट बैंक में क्या है कि जो 2014 में ब्रिक्स सम्मेलन में 100 अरब डॉलर की शुरुआती की। इसका मुख्यालय आसियान न्यू डेवलपमेंट का बैंक का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी फास्ट देख लेते हैं इनको। मुख्यालय कहाँ है, शंघाई चीन में है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। अध्यक्ष ये याद नहीं करना है क्योंकि ये अपडेट होता रहता है, जब भी आप पेपर देने जाए तब देखें। संस्थापक कौन था, ये ब्रिक्स जो कंट्री हैं। अब देखो ब्रिक्स आ गया ना, तो ये ब्रिक्स कंट्री मालूम होना चाहिए कौन है उसमें शामिल। तो ब्रिक्स क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है। स्थापना कब हुई थी, 15 जुलाई 2014 को हुई थी।
ब्रिक्स देशों या अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ढांचागत विकास परियोजना के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये इसका एक उद्देश्य था। ठीक है। अच्छा, एशियाई विकास बैंक, एशियाई एक, ये तो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एक है एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक कब बना, स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। राइट। इसका मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस है। एशियाई विकास बैंक का फिलीपींस है। स्थापना हुई है हमारा 19 दिसंबर। और कितने देश हैं इसमें, 68 देश शामिल हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये लोगो भी लगा हुआ है। मैंने कल पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है, आप इसको एक बार ज़रूर पीछे वाले लेक्चर देख लेना, क्योंकि तब ही आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। राइट। ये गल्फ ऑफ कॉपरेशन काउंसिल से जो मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे जो 3 लेक्चर हुए हैं क्षेत्रीय संगठनों पर, आप उनको जरूर ही देखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट। तो अच्छा लगे तो थैंक यू, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।